हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मूवी की शुरुआत साल 1952 में रोमानिया को दिखाते हुए होती है। यहाँ एक केबिन में दो नन्स एक रूम की तरफ जा रही होती है। उन दोनों की साइड पर बहुत सारे क्रॉस लगे हुए होते हैं, जो इस बात को दर्शाने के लिए थे कि यहाँ पर किसी शैतान को रोकने के लिए इन्हें लगाया गया है। और वहाँ पर डोर पर लैटिन लैंग्वेज में लिखा हुआ था कि गॉड का साथ बस यहीं तक। उनमें से एक नन हाथ में चाबी लिए हुए अंदर जाती है और जाते वक्त वो दूसरी नन से कहती है कि ऊपर वाले पर भरोसा रखो। उसके जाते ही बाहर खड़ी नन प्रेयर करने लगती है। रूम में अंदर गई नन थोड़ी देर बाद खून में लथपथ बाहर आती है और बाहर खड़ी नन को वो चाबी देकर कहती है कि तुम्हें पता है कि अब क्या करना है। उसके हाथ नहीं आना, क्योंकि इस दुनिया में आने के लिए उसे एक जिंदगी चाहिए। और इतनी ही देर में वो शैतानी नन उसे अंदर ले जाती है। दूसरी नन चाबी लेकर वहाँ से भाग जाती है। वो नन ऐसा महसूस करती है जैसे कि वो भी नहीं बचेगी। वो गॉड से माफी मांग कर खुद सुसाइड कर लेती है। उसके मरते ही हमें एक डीमन नजर आती है और वो बिल्कुल नन जैसी ही लग रही थी। नेक्स्ट मॉर्निंग वहाँ पर एक लड़के को उसी नन की डेड बॉडी मिलती है। इसने सुसाइड किया था। लड़के का नाम फ्रेंची होता है। वो नन्स के घर में खाना पहुँचाने का काम करता है। इसके बाद हम वेटिकन सिटी को देखते हैं। वहाँ पर फादर बर्ग एक दूसरे फादर के साथ में कुछ डिस्कस कर रहे थे। बाकी फादर उन्हें बताते हैं कि रोमानिया में नन ने सुसाइड कर लिया है, तो उसके इन्वेस्टिगेशन के लिए वहाँ पर आपको जाना होगा। उनके साथ जाने के लिए सिस्टर इरिन को भी सेलेक्ट किया जाता है। इरिन ने अभी तक नन होने की ओथ नहीं ली थी। दोनों रोमानिया पहुंचकर उसी लड़के फ्रेंची से मिलते हैं। वो उन्हें बताता है कि गांव के लोग भी नन हाउस में जाने से बहुत डरते हैं। खुद भी 3 हफ्ते में बस एक ही बार वहाँ पर जाता है। पहले तो फ्रेंची उनके साथ जाने से मना कर देता है, लेकिन काफी इंसिस्ट करने पर वो एग्री हो जाता है। फ्रेंची उन लोगों को नन हाउस के घर में उस आइस रूम में लेकर जाता है। यहाँ पर उसने नन की डेड बॉडी को रखा हुआ था। डेड बॉडी को सिटिंग पोस्चर में देखकर फ्रेंची घबरा जाता है और वो फादर को कहता है कि मैं तो इसे यहाँ पर लेटा हुआ छोड़कर गया था। अब फादर को डेड बॉडी के हाथ में एक चाबी मिलती है और वो चाबी को अपने पास रख लेते हैं। चाबी को अपने पास रखते के साथ ही वहाँ पर एक दरवाजे की आवाज होती है। तभी फ्रेंची उन्हें बताता है कि नन इसी दरवाजे से अपने सप्लाईज यानी कि खाना लेकर जाती है, ताकि उन्हें एक कदम भी अपने घर से बाहर ना रखना पड़े। फादर रिचुअल करके उस डेड बॉडी को दफना देते हैं। उसी दौरान एक दूसरी कब्र में से घंटी बजने की आवाज आती है। तब फादर इरेन को बताते हैं कि इस कब्र में जो दफन है वो किसी बीमारी से मारा गया था, इसीलिए घंटी लगाने का मकसद यही है कि अगर किसी को मुर्दा समझकर दफना दिया गया है, वो घंटी बजाकर बता सके कि वो मरा नहीं है। फ्रेंची उन लोगों को नन हाउस के मेन गेट के पास लेकर जाता है, जहाँ पर फ्रेंची को नन की डेड बॉडी मिली थी। फादर को एक विंडो में एक नन नजर आती है और तब फादर आगे बढ़ते हैं तो वो तीनों एक चीज देखकर काफी हैरान थे। उस नन का ब्लड जो अभी तक फ्रेश है, और इस इंसिडेंस को तो 2 हफ्ते हो चुके हैं। उसके बाद वो तीनों एक चर्च में जाते हैं, जहाँ पर उन्हें एक नन मिलती है। इस नन का पूरा फेस कवर था। उसकी आवाज काफी भयानक थी। वो नन उन्हें वहाँ से जाने को कहती है। अगर उसे बताते हैं कि अगर वो यहाँ से चले जाते हैं तो वेटिकन सिटी वाले किसी और को भेजेंगे छानबीन करने के लिए। तब वो नन उन्हें पास ही की एक जगह पर रुकने के लिए कह देती है, क्योंकि अब शाम हो गई है और उनके प्रेयर करने का भी समय है। सारे दरवाजे भी बंद हो जाएंगे, तो वो उन्हें कल आने के लिए बोलती है। तब फादर फ्रेंची को भी वहाँ से जाने के लिए कह देते हैं और कुछ दिन बाद आने के लिए कहते हैं। तब तक वो अपने काम को भी पूरा कर लेंगे। जब फ्रेंची वहाँ से जा रहा था तो उसे कब्रिस्तान में एक नन का साया दिखाई देता है। वो उस पर हमला कर देती है। किसी तरह से वो उससे बचकर वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ फादर और सिस्टर किसी बात पर डिस्कशन कर रहे थे डाइनिंग टेबल पर। इरीन फादर को बताती है कि उसने बचपन में बहुत अजीब और करीब तरह के विजन्स आया करते थे, लेकिन हर विजन के बाद में उसके जहन में एक ही बात आया करती थी कि मदर मैरी रास्ता दिखाएंगी। तो इरीन बताती है कि बचपन में उसकी हेल्प वेटिकन ने ही की थी और यही वजह है कि उसको यहाँ पर भेजा गया। इसी बात पर फादर भी इरीन को 20 साल पहले हुए
एक इंसिडेंट के बारे में बताते हैं। वो इंसिडेंट फ्रांस में हुआ था। वो एक बच्चे का एग्जॉर्सिज्म कर रहे थे। उस दौरान बच्चा बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया था, लेकिन अफसोस की बात ये है कि कुछ समय बाद उस बच्चे की डेथ हो गई और उसकी डेथ का जिम्मेदार वो अपने आप को मानने लगे, जिसकी वजह से वो बहुत दुखी रहने लगे थे। अगली रात एक यंत्र खुद ब खुद ही चलने लगता है, जिसकी आवाज से फादर की नींद टूट जाती है। उन्हें एक छोटे बच्चे का साया दिखाई देता है और वो उस बच्चे का पीछा करते हुए बाहर निकल जाते हैं और देखते हैं कि ये तो वही बच्चा है जिसका उन्होंने एग्जॉर्सिज्म किया था और वो अब शैतान बन गया है। उसके मुंह से एक सांप निकल रहा था और ये देखकर फादर काफी घबरा जाते हैं और घबरा कर वो पीछे बने कॉफिन में गिर जाते हैं, जिसका दरवाजा खुद ब खुद ही बंद हो जाता है, जिससे वो जिंदा ही उसमें दफन हो जाते हैं। अपनी हेल्प के लिए वो कब्र में लगी घंटी को बार बार बजाते हैं। दूसरी तरफ तेज हवा के कारण सिस्टर इरिन की आँख खुल जाती है। उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है जिनका वो पीछा करती है। एक नन भी उसका पीछा करती है, वहाँ तक पहुँच जाती है जहाँ से वो आवाजें आ रही थी। वहाँ पर काफी सारी नन्स प्रेयर कर रही थी। वो वहाँ पर एक नन का साया देखती है जो धीरे धीरे वहाँ पर लगे एक शीशे में समा जाती है और दोनों डीमन नन्स उस पर हमला करती है। वो शीशा टूट जाता है। सिस्टर वहाँ से भागकर चर्च के बाहर एक कब्रिस्तान में आ जाती है, जहाँ पर उसे घंटी की आवाजें सुनाई दे रही थी, लेकिन एक एक करके सारी कब्रों की घंटियां बजने लगती हैं। लेकिन सिस्टर इरिन अपने रीजन से पता लगा लेती है कि फादर किस कब्र के अंदर है। सिस्टर कब्र को खोदने लगती है, तभी एक डीमन नन फादर पर अटैक कर देती है, लेकिन वो फादर को जान से मारती उससे पहले सिस्टर उन्हें बाहर निकाल लेती है। इसी कब्र में फादर को कुछ बुक्स मिलती हैं जिन्हें वो अपने पास रख लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग वो दोनों नन्स हाउस में जाते हैं, जहाँ वो मदर सुपीरियर को काफी आवाजें लगाते हैं, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आता है। लेकिन दरवाजा खुद ब खुद ही खुल जाता है। फादर सिस्टर को वो की देते हैं जो उन्होंने नन की डेड बॉडी से ली थी और सिस्टर को अंदर जाने से पहले कहते हैं कि इस की का पता लगाना कि ये कहाँ की है। सिस्टर नन हाउस में जाती है और एक नन को देखकर उसे आवाज लगाती है, पर वो उसे इग्नोर करती है। सिस्टर इरिन उस नन का पीछा करके एक चर्च में पहुंच जाती है। वहाँ पर एक नन प्रेयर कर रही होती है। इरिन उस नन को बुलाती है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे डिस्टर्ब करती दूसरी नन आकर उसे रोक लेती है। वो नन इरिन को बताती है कि इस चर्च में वो काफी समय से प्रेयर कर रही हैं। ये सारी नन्स की प्रेयर करने की शिफ्ट होती है और वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं। फ्रेंची एक बार में ड्रिंक कर रहा होता है, वहीं से उसे पता चलता है कि एक आदमी की 12 साल की बच्ची ने वहाँ पर सुसाइड किया था और बार का ओनर फ्रेंची को बताता है कि ये बैड इंसिडेंट्स और जितने भी बैड इंसिडेंट्स यहाँ पर होते हैं उसके पीछे का कारण वो कर्स एबी ही है, यानी कि नन्स का घर। ये सुनकर फ्रेंची तुरंत समझ जाता है कि सिस्टर इरिन और फादर की जान को वहाँ पर खतरा है, इसीलिए वो बार में रखी एक गन को लेकर वहाँ से चल पड़ता है। फादर कब्र से लाई हुई किताबों को स्टडी कर रहे थे। अचानक से वो दरवाजा बंद हो जाता है जिसके अंदर इरिन गई थी। सिस्टर इरिन दूसरी नर्स को बताती है कि कल रात ही उन्होंने एक नन को देखा था और उनके मुताबिक ये डीमन नन हेल से आई है। शायद ये वजह हो सकती है सिस्टर के सुसाइड की। तभी एक तीसरी नन वहाँ आके उन्हें ये डिस्कस करने से रोकती है, साथ ही उसे वहाँ से जाने के लिए भी कहती है। दूसरी नन कहती है कि अब रात हो चुकी है और सारे दरवाजे भी बंद हो चुके हैं, तो आज रात वो यहीं पर रुक जाए। वो सिस्टर इरिन को एक रूम तक छोड़ देती है। फादर नन हाउस का नक्शा देख रहे होते हैं और वो नक्शा देखकर वो बड़े से हॉल की तरफ चले जाते हैं और इस दौरान उन्हें मदर सुपीरियर की आवाज सुनाई देती है। फादर उन्हें बताते हैं कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो बहुत बुरा हो रहा है और साथ साथ वो उस चाबी का भी जिक्र कर देते हैं, लेकिन मदर सुपीरियर उन्हें समझाती है कि अब इन सब का कोई फायदा नहीं है। दूसरी तरफ सिस्टर इरिन को फिर से वही विजन आता है कि मदर मैरी उन्हें रास्ता दिखाएंगी। इस बार उन्हें वो डीमन नन भी नजर आती है। इतनी देर में इरिन की आंखें खुल जाती हैं। वो देखती है कि उसके रूम में एक नन है। इरिन जब उस नन के पास जाती है तो फिर से उन्हें नन की सुसाइड वाला विजन आता है। इसी दौरान इरिन के रूम का दरवाजा खुल जाता है और वो बाहर आ
जाती है और चलते चलते इरीन उस दरवाजे के पास पहुंच जाती है। इतनी देर में वो शैतानी दरवाजा भी खुल जाता है और हमें वहाँ पर डीमन नन नजर आती है। डीमन नन इरीन को डराते हुए उस पर अटैक करती है, लेकिन वो किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगती है। रास्ते में दूसरी सिस्टर आकर इरीन को पकड़कर सेव कर लेती है। सिस्टर इरीन जब दोबारा नन हाउस में जाती है तो वो देखती है कि वहाँ पर एक नन प्रेयर कर रही होती है और उसके पास एक डेड बॉडी पड़ी हुई होती है। इरीन जब डेड बॉडी को चेक करने के लिए कपड़ा हटाती है तो वो देखती है कि वो डेड बॉडी तो उसी नन की है जिससे वो बात कर रही थी। फिर हम फादर को देखते हैं जहाँ पर डीमन उसी छोटे बच्चे के रूप में आकर फादर पर अटैक करती है। फादर बर्क अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं। तब हम देखते हैं कि डीमन असल में डीमन नन ही है जो छोटे बच्चे के रूप में आकर फादर को डरा रही थी। साथ ही अब चर्च में बहुत सारी नन्स आ जाती हैं जो काफी डरी हुई और घबराई हुई थी। उनमें से एक नन इरीन को कहती है कि तुम भी हमारे साथ मिलकर प्रेयर करो और अपनी नजर सिर्फ मदर मैरी पर रखो। और तभी मदर मैरी की आंखों से खून आने लगता है। शैतान सारी नन्स पर अटैक करके उनकी प्रेयर को डिस्टर्ब कर देता है, लेकिन इरीन अपने प्रेयर को कंटिन्यू रखती है। दूसरी तरफ फादर अब भागकर एक आइस रूम में आ जाते हैं, लेकिन वहाँ पर भी एक डीमन नन उन पर अटैक कर देती है। लेकिन फिर वहाँ पर अचानक से फ्रेंची आकर उन्हें बचा लेता है। अब प्रेयर के दौरान डीमन इरीन पर अटैक कर देती है, उसकी बॉडी पर ब्लैक मैजिक से स्टार बना देती है। अभी वहाँ पर फादर और फ्रेंची भी आ जाते हैं। इरीन उन्हें बताती है कि बाकी सारी नन्स के साथ मिलकर वो प्रेयर कर रही थी, लेकिन जब वो देखते हैं तो वहाँ पर कोई नन नहीं, सिर्फ एक डेड बॉडी होती है। इरीन जब कपड़ा हटाती है तो वो समझ जाती है कि अब यहाँ पर कोई भी नन जिंदा नहीं बची है और ये नन हाउस भी अब शुद्ध नहीं रहा है। अचानक से वो डेड बॉडी फादर पर अटैक कर देती है, लेकिन फादर होली वाटर डालकर उसे जला देते हैं। फिर फ्रेंची कहता है कि अब हमें यहाँ पर बहुत देर हो चुकी है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन इरीन कहती है कि नहीं, मैं अभी यहाँ से नहीं जाऊंगी। और साथ ही वो ये भी बताती है कि जिस नन ने सुसाइड किया था वो सुसाइड नहीं था, वो एक सेक्रीफाइस था। डीमन नन को इस दुनिया में आने के लिए एक जान चाहिए थी और वो जान सेक्रीफाइस से नन द्वारा ले ली गई। इरीन कहती है कि हमें इस खून को बंद करने के लिए हमें उस पवित्र निशानी को खोजना होगा, यानी कि जीसस क्रिस्ट का ब्लड। इधर पूछते हैं कि वो निशानी हमें कहाँ मिलेगी। इरीन बताती है कि मदर सुपीरियर की डेड बॉडी उन्हें एक तहखाने में मिली थी और वो वहाँ पर जाने का रास्ता भी जानती है, लेकिन मुझे ऐसा करने के लिए सबसे पहले नन की ओथ लेनी होगी, तभी उन्हें सफलता मिलेगी। और जो विजन्स उसे आते थे वो गॉड की तरफ से ही थे, यानी कि अब वो अपनी पूरी जिंदगी गॉड के नाम करने वाली थी। इरीन अब एक नन की ओथ ले लेती है और अब वो एक नन बन जाती है। फिर वो तीनों उसी तहखाने में जाते हैं। वहाँ पर उन्हें मदर मैरी की एक डमी दिखाई देती है जो एक दिशा की तरफ इशारा कर रही थी। फादर इरीन को बताते हैं कि ये तुम्हारा वही विजन है, मदर मैरी रास्ता दिखाएगी। अब उस दिशा में जाकर उन्हें एक दरवाजा मिलता है। इरीन उसे चाबी से खोलती है। दरवाजा खोलने पर उन्हें वो पवित्र निशानी मिल जाती है। फादर उस निशानी को इरीन के हवाले कर देते हैं और फिर वो उसी दरवाजे की ओर चले जाते हैं जो हमने मूवी के शुरुआत में देखा था। अब वहाँ जाकर तीनों अलग अलग दिशाओं में होकर उस जगह को खोजने लगते हैं जहाँ से शैतान आया था। जिस दिशा में इरीन जाती है वहाँ पर एक डीमन नन उस पर अटैक कर देती है। इरीन जब वहाँ से बचकर भाग रही थी तो उसे वहाँ पर एक दरवाजा नजर आता है। अंदर जाकर उसे वही निशान नजर आता है जो शैतान ने काले जादू से उसकी बॉडी पर बनाया था। इरीन जब वहाँ से निकलने की कोशिश करती है तो बहुत सारी शैतानी नन्स आकर उसका रास्ता रोक लेती हैं। सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। इरीन की चीखें सुनकर फ्रेंची उस दरवाजे की तरफ भागता है, जबकि दूसरी तरफ बहुत सारी शैतानी नन्स फादर का भी रास्ता रोक लेती हैं, लेकिन फादर आग का क्रॉस बनाकर वहाँ से भाग जाते हैं। फ्रेंची जब उस डोर के अंदर आता है तो उसे वहाँ पर बहुत सारी शैतानी नन्स नजर आती है और उस निशान के बीच में इरीन उसे अजीब पोजीशन में नजर आती है क्योंकि शैतान ने इरीन को पजेस कर लिया था। नन इरीन के रूप में फ्रेंची पर अटैक कर देती है। फिर फ्रेंची इरीन के गले में लटके हुए पवित्र निशानी को इरीन के फेस पर लगाकर उसे ठीक कर देता है। वो डीमन नन खुद से फ्रेंची पर अटैक कर देती है। सिस्टर इरीन जब फ्रेंची को बचाने के लिए आगे आती है तब वो डीमन नन अपनी शैतानी शक्ति से उसे उठाकर दूसरे कमरे में फेंक देती है। यहाँ पर बहुत
सारा पानी था। दूसरी तरफ फादर पर भी वो शैतान बच्चे के रूप में बार बार उन पर अटैक करता है। शैतान के मुंह से फिर से एक स्नेक निकलता है जो फादर की आंखों को जख्मी कर देता है। जब इरीन पानी से बाहर आती है तो देखती है कि वो पवित्र निशानी पानी में ही गिर गई है। वो डीमन नन पानी के बाहर निकलकर इरीन को डुबो कर मारने लगती है। फादर इरीन को बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन उन्हें भी वो दूर फेंक देती है। अब इरीन उस निशानी को पानी में से अपने तरफ खींचकर मुंह के पास ले आती है। तभी डीमन नन की नजर उस होली निशानी पर जाती है जो कि खाली थी, क्योंकि इरीन ने जीसस का खून अपने मुंह में भर लिया था। जब वो डीमन नन इरीन को जान से मारने वाली ही होती है तब इरीन सारा खून उसके मुंह पर थूक देती है। डीमन नन का वजूद उससे खत्म होने लगता है। उस खून के कुछ कतरे उस पानी में भी गिर जाते हैं जिससे वो डीमन नन और वो पानी हेल के रास्ते से वापस जाकर बंद हो जाता है और हेल का वो बड़ा हॉल भी बंद हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो तीनों नन हाउस को छोड़कर जाने लगते हैं तब सिस्टर इरीन वहाँ पर एक लास्ट प्रेयर करती है और फ्रेंची को भी बताती है कि ये जगह अब बिल्कुल शुद्ध हो गई है। फ्रेंची की गर्दन के पीछे उल्टे क्रॉस का निशान हमें नजर आता है। इससे हमें पता चलता है कि उस डीमन नन ने अपना कुछ अंश फ्रेंची के अंदर डाल दिया है। और यहाँ पर इस मूवी का एंड हो जाता है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो कहानी शुरू होती है 1956 में। फ्रांस में एक छोटे बच्चे को हम देखते हैं जो एक चर्च में आकर फादर की मदद किया करता था। फादर बहुत ही पावरफुल थे। एक दिन बच्चा अपना सारा काम खत्म करके शराब की बोतलें यानी कि वाइन की बोतलें नीचे एक छोटे चर्च में रखने के लिए जाता है। उसे यहाँ पर कोई हलचल महसूस होती है और एक खौफनाक आवाज आती है। बच्चा बहुत ज्यादा डर जाता है, जाकर तुरंत फादर को बुला कर लाता है। जब फादर यहाँ आते हैं तो देखते हैं कि होली वाटर यानी कि वह पानी जिससे भूतों को भगाया जाता है वह बहुत तेजी से उबल रहा था, जिसके बाद वो पानी भाप बनकर उड़ जाता है। उधर एक साया भी नजर आता है। ये साया किसी और का नहीं बल्कि डीमन नन का था जो उस फादर को हवा में उड़ा कर आग लगाकर जान से मार डालती है। चर्च के ऊपर वाले हिस्से में हमें वो डीमन नन भी नजर आती है। उधर ही हम एक आदमी को बैग ले जाता हुआ देखते हैं। बारे में हमें कहानी में आगे पता चलेगा। आगे कहानी में हम सिस्टर इरीन को देखते हैं। वो एक चर्च में रहकर अपनी जिंदगी गुजार रही थी। वहीं पर एक लड़की भी थी जिसका नाम था डेब्रा। इरीन उससे डिस्कशन कर रही थी कि उसको उसके डैड ने चर्च में भेजा था। इरीन उससे बात करती है कि मेरे डैड मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि इरीन जो कुछ भी होने वाला था उसे पहले ही पता चल जाता था। और अब तो यहाँ चर्च में भी डीमन के बारे में बातें चल रही थी। कहानी शिफ्ट होती है दोबारा फ्रांस में। हम यहाँ पर एक हॉस्टल प्लस स्कूल को देखते हैं जहाँ पर मॉरिस नाम का एक आदमी काम किया करता था। इस हॉस्टल को एक मैडम चलाया करती थी जो कि मॉरिस से बहुत ज्यादा गुस्से में बात किया करती थी, क्योंकि कुछ सालों पहले उस मैडम का बेटा इसी स्कूल के चैपल में मर गया था। इसी वजह से वो सभी से चिड़चिड़ी रहती है और हर किसी से गुस्से में बात किया करती है। इस स्कूल में एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची सोफी भी पढ़ती है। इसकी और मॉरिस की काफी अच्छी दोस्ती होती है। वहीं पर कुछ लड़कियां अक्सर सोफी को परेशान किया करती थी। मॉरिस उससे हमेशा उन लड़कियों से बचाया करता था, मगर मॉरिस के साथ कुछ तो गड़बड़ थी, क्योंकि वो हमेशा कुछ न कुछ अजीब हरकतें किया करता था। एक लड़की जब स्कूल में सामान देने के लिए आती है तो वो मॉरिस को अजीब हालात में देखती है। वो बाहर बैठकर कॉकरोचेस खा रहा था, क्योंकि स्कूल की मैडम ने उसे कॉकरोचेस साफ करने के लिए कहा था। फिर मॉरिस के अंदर से अचानक से डीमन नन बाहर आती है, उस लड़के को मार डालती है। मॉरिस के अंदर डीमन नन थी, मतलब कि शुरू में हमने जिस आदमी को देखा था मूवी के स्टार्टिंग में वो और कोई नहीं बल्कि मॉरिस ही था जिसके अंदर डीमन नन थी। वो डीमन नन ऐसे ही सबको नहीं मार रही थी, इसके पीछे जरूर कोई वजह छुपी हुई थी जिसके बारे में हमें कहानी में आगे पता चलेगा। उधर इरीन को भी अजीब अजीब से ख्याल आने लगते हैं। उसके सपने में मॉरिस दिखाई देता है जो उससे मदद मांग रहा होता है। भी अचानक से डीमन नन आ जाती है जिस वजह से उसकी आंखें खुल जाती है और वो काफी डर भी जाती है। एक दिन वो लड़कियां जो हमेशा सोफी को परेशान किया करती थी वो सोफी को एक चैपल में ले जाती है जहाँ पर मैडम ने अक्सर जाने से मना किया है। वहीं पर एक खिड़की पर एक बकरी बनी हुई, वो उसे एक गेम खेलने के लिए कहती है। जाओ, जाकर तुम्हें उस बकरी की आँख पर टॉर्च जलाकर देखना है। वो आँखें डीमन की है। अगर तुमने
जरा भी ध्यान हटाया तो वो डीमन तुम्हें मार देगा। जब सोफी उस बकरी की आंख में देख रही थी तो वो तंग करने वाली सारी लड़कियां वहाँ से चली जाती है। अब सोफी वहाँ पर अकेली रह जाती है। तब भी अचानक से उधर हलचल होने की उधर सोफी को डीमन नन नजर आती है, जिससे सोफी डर जाती है। तभी वहाँ पर मॉरिस आकर उसे बचा लेता है। दूसरी तरफ हम सिस्टर इरिन को देखते हैं, जिसको फादर अपने पास बुलाते हैं और वो इरिन से कहते हैं कि पूरे शहर में फिर से प्रीस्ट और नन्स मारे जा रहे हैं। फ्रांस में एक फादर को जलाकर मार दिया गया है। ये उसी फादर की बात कर रहे थे जो हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। कहते हैं कि डीमन नन दोबारा से आ गई है। वो मरी नहीं थी जिसका तुमने पहले भी मुकाबला किया था। अब तुम्हें दोबारा उससे हराने के लिए जाना होगा। इरिन कहती है कि नहीं, अब मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती हूँ। वो कहते हैं नहीं कि अब तो तुम्हें ही सब कुछ देखना होगा, क्योंकि दुनिया और इंसानियत की बात है। मैं ही इस केस की जांच करनी होगी। सारी बातें सुनकर सिस्टर इरिन अपने डर पर काबू पाकर इस केस को हल करने के लिए चल पड़ती है फ्रांस के लिए। अभी चुपके से उसके साथ डेब्रा भी ट्रेन के अंदर बैठ जाती है। इरिन जब ये देखती है तो कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर चर्च में ऐसा पता चला कि तुमने बिना बताए मेरे साथ आ गई हो तो वो तुम्हें चर्च से निकाल देंगे। डेब्रा कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम जानती हो कि मेरी माँ भी जलकर मर गई थी। मुझे आज तक कोई मिरेकल नजर नहीं आए थे। सारी बातें सुनकर इरिन कहती है कि यकीन होता है तो मिरेकल्स भी होते हैं। फिर वो दोनों फ्रांस पहुंच जाते हैं। चर्च में पहुंचने के साथ ही इरिन को दोबारा से उसी बच्चे का ख्याल आता है, जिस बच्चे को हमने कहानी की शुरुआत में फादर के साथ में देखा था। वो उसे वहाँ पर खेलता हुआ नजर आता है। इरिन उससे उस दिन वाले हादसे के बारे में पूछती है तो बताता है कि हाँ, मैंने उस दिन चर्च में साया देखा था, तभी उसे वहाँ पर नन नजर आई थी। यहाँ पर हम लाइब्रेरी में किताबों को खुद ही पलटता हुआ देखते हैं। फिर वो किताबें नन का रूप ले लेती है। इवन नन इरिन का गला दबा देती है। तभी उसे एक दूसरी नन दिखाई देती है जिसकी आंखें निकाली जा रही थी। तभी वो गिरकर बेहोश हो जाती है और डेब्रा आकर उसे संभाल लेती है। उधर सोफी के स्कूल में अजीब अजीब हादसे हो रहे थे। मॉरिस के अंदर डीमन नन बार बार आ रही थी। इसी वजह से स्कूल के सभी लोग बहुत डरे हुए थे। अब हॉस्टल में इरिन को भी होश आ गया था। यहाँ पर अब इरिन को याद आ जाता है कि उसे डीमन नन से मॉरिस ने ही बचाया था और तब से ही उस डीमन नन ने मॉरिस को कंट्रोल किया हुआ है। तब डेब्रा बताती है कि उसे एक बच्चा एक होली क्रॉस का निशान देकर गया है। उस क्रॉस पर एक अजीब सा निशान बना हुआ था। अब तक जितने भी लोग मारे गए थे उन सब के होली क्रॉस पर वही निशान बना हुआ था। लाइब्रेरी में जाकर इरिन को पता चलता है कि ये निशान तो एक खानदानी निशान है, जो कि एक बहुत बड़े प्रीस्ट यानी कि सेंट लुइस के खानदान से जुड़ा हुआ है। और जिस नन प्रीस्ट को इरिन ने अपने ख्याल में देखा था, जिसकी आंखें निकाली जा रही थी, वो सेंट लुइस की आंखें थी, जो कि बहुत ही ताकतवर चीज है। आंखों को कहीं पर छुपाया गया है। इनको पता चलता है कि ये सभी लोग सेंट लुइस के खानदान से थे, जो कि अब तक मर चुके हैं। डीमन नन का यही खास मकसद था कि जो भी सेंट लुइस के खानदान से है वो उनकी आंखों तक पहुंचना चाहती थी। वो डीमन नन उन आंखों को इसलिए पाना चाहती है ताकि उसकी खोई हुई सारी ताकतें वापस आ जाएं। लाइब्रेरियन को ये भी बताता है कि डीमन नन पहले एक फरिश्ता हुआ करता था, जिसे गॉड ने निकाल दिया था और उसकी सारी ताकतों को छीन लिया था। साथ ही उस जगह का पता भी बताता है जहाँ पर जाकर उन्हें इन सभी चीजों के बारे में जानकारी मिल सकती है। बताता है कि उन आंखों को यहाँ से कुछ दूर खाली एक चैपल में दफन किया गया था। वहाँ पर पहले एक शराब यानी कि वाइन की फैक्ट्री हुआ करती थी, मगर बाद में उस जगह को हॉस्टल स्कूल में बना दिया गया। दोस्तों, ये वही स्कूल था जहाँ पर मॉरिस काम कर रहा था। मतलब मॉरिस काम के बहाने उन्हीं आंखों को यहाँ पर खोज रहा था। ये बात सुनते ही इरिन और डेब्रा स्कूल की तरफ निकल पड़ती हैं। तभी हम देखते हैं कि मॉरिस अजीब हरकतें कर रहा था, अपने को दीवार पर मार रहा था, जिसे स्कूल की मैडम भी देख लेती है। वो होश में आकर कहती है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो तुम घर जाकर आराम करो। मॉरिस बार बार एक ही बात कह रहा था कि मैं नहीं जानता कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ या फिर यहाँ पर कैसे आया हूँ। तभी मैडम को उसी चैपल से अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। जब वो ताला खोलकर देखती है, उसे वहाँ पर अपने ही मरे हुए बेटे का भूत दिखाई देता है। डीमन नन मैडम के बेटे के भूत का इस्तेमाल करके मैडम को ही मरवा देती है। अगले दिन मैडम की लाश उन्हें मिलती है, जिसे देखकर पूरा स्कूल अब डर के साये में था।
रात को बच्चों का ध्यान अपनी तरफ करने के लिए मोर डांस कर रहे थे। अचानक से मोरिस की तबीयत खराब होने लगती है। इरीन अब स्कूल में पहुंच गई थी, जो आते के साथ ही मोरिस को सोफी और उसकी मॉम से दूर रहने के लिए कहती है। अभी वो डीमन नन फिर से मोरिस के अंदर आ जाती है, कहती है हेलो सिस्टर ना कहकर वो चैपल की तरफ भाग जाता है। इरीन उसे रोकने की कोशिश करती है, अगर उस नन ने इरीन पर हमला करके उसे दूर गिरा दिया था। डेब्रा भी उस डीमन नन को रोकने की कोशिश करती है मगर नहीं रोक पाती है। फिर इरीन कुछ पढ़ने लगती है जिसकी वजह से डीमन नन कमजोर पड़ने लगती है। तभी डेब्रा जल्दी से आकर पीछे से मोरिस के सर पर कुछ मारती है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। तब उसे बिठाकर बांध देती है और अब इरीन अपने साथ कुछ सिस्टर्स और डेब्रा को लेकर चैपल के अंदर जाती है ताकि उन्हें वो आंखें मिल जाए। सोफी भी उनके साथ जाती है। वो उन्हें उस खिड़की के बारे में बताती है जिस पर बकरी बनी हुई थी। कहती है कि क्या पता सेंट लुइस के खानदान वालों ने ही इसे बनाया हो, कि अगला कोई भी उनसे जुड़ा हुआ या फिर उनके खानदान से यहाँ पर आए तो उसे वो आंखें मिल जाए। बताती है कि जब इस बकरी की आंखों पर सूरज की रोशनी पड़ती है ये चमकने लगती है। और ये देखने के लिए डेब्रा टॉर्च की रोशनी लेकर उस बकरी की आंख पर डालती है तो उन बकरी की आंखों से एक लेजर वाली रोशनी निकलती है जो उन्हें रास्ता बताती है कि आंखें कहाँ पर दफन है। अब ये उन आंखों को निकाल लेते हैं जो कि एक बॉक्स में बंद थी। अभी मोरिस भी जग गया था। बाहर सभी बच्चों को डीमन नन अपने असली रूप में आकर डराने लगती है। डेब्रा सभी बच्चों को लेकर बचाने के लिए कमरे में ले जाती है। उस कमरे में मैडम का भूत बच्चों को डराने लगता है। सोफी के साथ अब इरीन भी थी और वहाँ पर मोरिस भी आ गया था, जो सिस्टर इरीन से उन आंखों को छीनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उन्हें सोफी लेकर भाग जाती है। सोफी भागते भागते ऊपर पहुँच जाती है जहाँ पर एक साइड से बिल्डिंग टूटने वाली थी। ये सब कुछ अब उन्हीं आंखों की ताकत की वजह से हो रहा था। उसमें से एक तेज पीली रोशनी निकलती है जिसके नजदीक डीमन नन भी नहीं जा पा रही थी, मगर फिर मोरिस भी यानी कि उसके अंदर डीमन नन सोफी के पास जाने वाली थी। अभी वहाँ पर इरीन आ जाती है तो उससे वो आंखें लेकर डीमन नन के सामने रख देती है। उनमें से एक रोशनी बाहर आती है जिससे मोरिस अब तड़पने लग जाता है। वो ऐसा लगता है कि वो मर गया। उसे चेक करने के लिए जब इरीन उसके पास जाती है मगर वो जिंदा था। ये सिर्फ डीमन नन की एक चाल थी। आंखें इरीन से छीन लेता है और सारी ताकतें अब उसके पास वापस आ जाती। अब अपने असली रूप में आ गई थी और आंखें चमक रही थी और अब आंखें उसकी आंखों में थी। फिर वो स्कूल की एक बच्ची को पकड़कर उस पर अटैक कर देती है और उसे जख्मी कर देती है। फिर अब वो बस इरीन को जलाकर मारने वाली होती है, पर तभी इरीन को एक विजन में उसकी माँ दिखाई देती है और उनकी आंखें भी चमक रही थी। मतलब कि इरीन भी सेंट लुइस के खानदान से थी। इरीन के अंदर तो खुद ताकत थी। वो अपने अंदर की पावर्स को जगाकर उस आग को बुझा देती है। मतलब कि अगर आप सेंट लुइस के खानदान से हो तो आप उन बुरी ताकतों को हरा सकते हो। इसीलिए डीमन नन अब और ज्यादा चिढ़ जाती है और अब वो डीमन नन अपनी पूरी ताकत से सोफी पर हमला करती है। इरीन डेब्रा को अपने साथ प्रेयर करने के लिए कहती है। वो ये बात नोटिस करती है कि यहाँ पर पहले वाइन की फैक्ट्री हुआ करती थी और चर्च में वाइन पर प्रेयर करने से वो जीसस का खून बन जाती है। वो ऐसा ही करती है। तो फिर क्या था, वाइन खून में तब्दील होकर डीमन नन को खत्म कर देती है। इरीन ने उसे अब हेल में भेज दिया था। हमें सब कुछ ठीक होता हुआ दिखाया जाता है। अब कहानी के एंड में हमें दो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर दिखाए जाते हैं जो कि भूत प्रेत आत्माओं से बात कर सकते थे, जिनको चर्च से कॉल आया हुआ था। यानी कि एक नए केस की शुरुआत होने वाली थी। और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। मिलती हूँ अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।